हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू ट्यूबलाइटट्रेडिंग.com। माई सेल्फ सागर शर्मा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 8 ईयर लो पर क्यों है। साथ साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि प्रोमोटर्स कौन होते हैं और उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो डिक्रीज़ क्यों करी है, और जिनकी कंपनीज़ के अंदर होल्डिंग कम हुई है हम उनके बारे में भी बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि जो उनकी जो सेलिंग का इफ़ेक्ट है वो हमारी मार्केट के ऊपर क्या होगा। अभी जल्दी से शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो प्रोमोटर्स है वो कौन है। प्रोमोटर्स आर द इंडिविजुअल ग्रुप और एंटिटीज़। वो कौन, मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है या फिर कोई भी एंटिटीज़ हो सकती हैं जो कि किसी भी कंपनी को फाउंड करती है या फिर कंट्रोल करती है, या फिर उसका कोई भी एक ओनर ऑफ स्टेक, मतलब उसके जो शेयर्स हैं उनका जो स्टॉक एक बड़ा पार्ट है वो उनके पास होता है, या फिर उस कंपनी के बिजनेस या स्ट्रेटजी में उनका एक रोल रहता है। तो और जो प्रोमोटर्स के अंदर और कौन हो सकते हैं कि भाई, मतलब जैसे अगर मेरी कंपनी है तो मेरी उसके अंदर कोई भी भाई फैमिली मेम्बर हो सकता है या फिर कोई भी बड़ा इन्वेस्टर हो सकता है। इसके बाद अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पर आऊँ कि उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो डिक्रीज़ क्यों करी है। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। जो हमारी 48 निफ्टी कंपनीज़ हैं टॉप 500 के अंदर, उसके अंदर होल्डिंग है जो डिक्रीज़ हुई है, जो 48 कंपनीज़ हैं। अब इसके रीज़न क्या हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है राइजिंग स्टॉक प्राइसेस और प्रॉफिट बुकिंग। मतलब क्या है कि अभी निफ्टी जैसे ही रिकवर हुई है तो जो स्टॉक्स हैं उन्होंने वो अपने अच्छे प्राइस पर आ गए हैं, तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई मतलब अभी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो इसलिए उन्होंने जो होल्डिंग है अपनी डिक्रीज़ कर दी हो, मतलब शेयर्स हैं जो वो सेल कर दी हो। इसके बाद रीज़न हो सकता है नीड फॉर कैपिटल, न्यू वेंचर और डेब्ट। या तो उन्हें भाई लोन रीपे करना होगा, या फिर जो है क्या कहते हैं, या फिर उसे उन्होंने उन्हें किसी नई बिज़नेस के अंदर है जो अपनी एंट्री लेनी होगी। या फिर हो सकता है भाई रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। इसका मतलब क्या है कि भाई कंपनी का खुद से ही कोई रूल होते हो कि भाई अगर इस लेवल पे प्राइस आता है तो हम सेल कर देंगे इस टाइप से। और फोर्थ जो हमारा रीज़न हो सकता है सक्सेशन और एग्ज़िट प्लानिंग। मतलब कि भाई या तो उन्हें डर है कि भाई मतलब हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, या फिर ये है कि भाई आगे हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे किसी भी रीज़न से, अभी आगे के सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं हैं तो इसलिए वो एग्ज़िट कर जाते हैं। या फिर स्ट्रेटजिक सेल्स और न्यू इन्वेस्टर्स, या फिर अगर न्यू इन्वेस्टर्स को एंट्री लेनी है तो भाई पुराने को तो हटना ही पड़ेगा, तो इसलिए भी है जो हो सकता है उन्होंने सेल करी हो। अगर हम बात करें कि जो हमारी जो मेजर कंपनीज़ हैं जिनके अंदर जो हमारे चेंजेस आए हैं वो कौन-कौन सी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जिसके अंदर 0.26 चेंज आया है। सिमिलरली ऐसे ही हमारी ये सारी जो कंपनीज़ हैं जिनके अंदर जो हमारे मेजर चेंजेस आए हैं। अब क्या है कि भाई मतलब अगर इन कंपनीज़ के अंदर होल्डिंग डिक्रीज़ हुई है तो इनका इनके स्टॉक प्राइस के ऊपर क्या-क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो वो क्या हो सकता है कि जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है उसने कंट्रोल गेन किया है। मतलब क्या हो सकता है कि भाई जो छोटे-मोटे प्रोमोटर्स थे वो निकल गए, और अब जो मेन जो प्रोमोटर्स हैं उनके हाथ में जो कंट्रोल आ गया है। और ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, अट्रैक्ट न्यू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मतलब जब पुराने इन्वेस्टर्स जाएँगे तभी तो कोई नए इन्वेस्टर्स एंट्री लेते हैं। सिमिलरली स्ट्रेटजिक ट्रांजिशन हो सकता है, भाई कोई कंपनी की स्ट्रेटजी हो कि भाई हम इस कम पैसे को अभी यूज़ कर लेते हैं और बाद में हम दोबारा से जो शेयर्स हैं वो बाय कर लेंगे। अगर मैं बात करूँ नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो नेगेटिव अगर मैं नेगेटिव व्यू से अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो वो क्या है, अ लैक ऑफ प्रोमोटर कॉन्फिडेंस। मतलब हो सकता है भाई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो इसलिए वो एग्जिट कर गया हो, मेरे को भी एग्जिट कर लेना चाहिए। कैन कोज स्टॉक प्राइस डिप। अब भाई प्रोमोटर्स अगर अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ करते हैं तो वो छोटी-मोटी अमाउंट में तो करते नहीं हैं। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ तो भाई 0.1% है, 0.2% है, लेकिन भाई इनके पास शेयर्स हैं जो करोड़ों में होते हैं। तो अगर 0.2 की भी बात करें तो वो भी क्या पता कितने करोड़ हैं जो शेयर हैं जो डिक्रीज़ हुए हैं। तो अपने कंपेयर में अगर हम बात करें तो अगर इतनी बड़ी डील होती है तो स्टॉक का जो है प्राइस वो पक्का नीचे गिरता है। जैसे ही स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है तो जो हमारे स्टॉक्स हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इन्वेस्टर सेंटिमेंट में टर्न कॉशियस। अब भाई अगर उसकी होल्डिंग कम हुई है तो मैं एक बार तो सोचूँगा ही कि भाई इस कंपनी में मैं पैसे लगाऊँ या नहीं लगाऊँ।
तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो कोशिश हो जाते हैं, वो एक तरह से मतलब पैसे लगाने में डरने लग जाते हैं। तो अगर बात करें तो जो मेनली जो किस कंपनी के अंदर है जो हमारा डिक्रीज़ हुआ, वो है हमारा 361 वाम, जिसके अंदर जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने लगभग 9.5% है जो डिक्रीज़ किया। एचएफसीएल के अंदर है जो 6% है जो वो डिक्रीज़ किया है। और इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो जो कंपैरिज़न करें तो जो प्राइवेट जो प्रोमोटर्स हैं वो अभी 40.81% है जो उनके पास स्टेक है मार्च 2025 के अंदर। और अगर मैं लास्ट ये होल्डिंग कब हुई थी इंडिया के अंदर, वो हुई थी सितंबर 30th 2017 के अंदर, जहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग 40.19 थी। तो ये 8 इयर्स लो के अंदर है जो हमारी होल्डिंग हो गई है। अब हो सकता है कि भई ये जो मतलब ट्रम्प ने बोला कि भई मैं अभी और टैरिफ्स लगाऊँगा, और मार्केट बहुत दिनों से है जो बियरिश व्यू में देखी जा रही है, तो हो सकता है कि भई जो हमारी निफ्टी है वो अ, अभी डाउनवर्ड साइड है, तो इसलिए भी हो सकता है कि जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की हो और प्रॉफ़िट बुक करने के लिए वो अभी एग्ज़िट कर गए हों। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, और आप लोग भी अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ मेरी वीडियोज़ शेयर करें। एंड लेट योर मनी वर्क फॉर यू ऑलवेज़।